गुड मॉर्निंग एवरीवन। विवेकानंद आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। विगत कक्षा में हमने पढ़ना प्रारंभ किया था भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। आज मुख्य लक्षणों को यहाँ पर हम विस्तार से पढ़ेंगे। विगत कक्षा में हमने भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण जो टॉपिक है आपका उसको पढ़ना प्रारंभ किया था। उसी विषय को हम आज आगे पढ़ाएंगे और भारतीय संविधान के जो मुख्य लक्षण हैं उनको क्रम से एक एक करके हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों को बताया गया है। यह है आपके पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 पर यदि हम थोड़ा सा पेज नंबर 11 को बड़ा करें तो आप देखें ये थोड़ा बड़ा किया हमने यहाँ पर। पेज नंबर 11 को देखिए तो संविधान सभा के जो 300 जो सदस्य थे लगभग, उन्होंने 1946 में भारतीय संविधान की रचना प्रारंभ कर दी। इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि अपना कार्य जिम्मेदारी से पूरा करें और एक ऐसे संविधान की रचना करें जो सभी भारतीयों के लिए सर्वांगीण विकास करता हो। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी न तो भाषा एक थी और न एक धर्म था। अब आप जानते हैं भारत में विभिन्न भाषाई लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृतियाँ, अलग अलग भाषा, अलग अलग जातियाँ, अलग अलग धर्म। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए एक अच्छा संविधान बनाने की आवश्यकता थी जो सभी को एक साथ लेकर चले। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारे देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें तथा तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा। कुछ रियासतें ऐसी भी थी जो ये तय नहीं कर पा रही थी कि वो भारत में मिलना चाहेगी या पाकिस्तान में मिलना चाहेगी, तो वो अनिश्चितता की स्थिति में थी। वे किधर जाएंगी? जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भी खतरनाक थी। जनता की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी वो भी बहुत दयनीय थी, खराब थी। मतलब संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया। लेकिन भारत के जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने इस कार्य को, इस ऐतिहासिक दायित्व को बड़े ही बहादुरी से और बहुत ही तरीके से निभाया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरी सम्मान दिखाया गया था। इस प्रकार के संविधान की रचना हुई जिसमें तो यहाँ एक ऐसे संविधान की रचना हुई जो देश की एकता को बनाए रखने वाला था। अब देखिए जिसमें राष्ट्रीय एकता पर भी बल दिया गया था, उसके साथ साथ ही जो हमारे देश की विविधता है उस विविधता के प्रति भी गहरा सम्मान दिखाई दिया। अर्थात ऐसे संविधान की रचना हुई जो हमारे देश की एकता को भी बनाए रखे और देश की जो विविधताएं हैं उनके प्रति भी गहरा सम्मान दिखाए। तात्पर्य यह है कि देश की एकता को बनाए रखा जाए और लोगों की जो विविधता है उसमें भी कोई बाधा उत्पन्न ना हो, उनकी विविधता जो कि त्यों बनी रहे, उनकी अलग अलग जो उनका कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है वो उसकी पालना कर सके। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किए उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीब उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया गया ताकि लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुधरे, सामाजिक स्थिति भी सुधरे और धीरे धीरे जो जनता के जनप्रतिनिधि है वो इन सब समस्याओं का निस्तारण कर सके। आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख हम करेंगे। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए जिनसे इस दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे। यानी इन सभी बातों का ख्याल
संविधान सभा के सदस्यों ने रखा है। ऐसे इसे समझने की कोशिश हम यहाँ पर करेंगे। स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को हम देखेंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भारत का एक मजबूत संविधान बनाया गया और उस संविधान सभा के द्वारा ये एक जिम्मेदारीपूर्ण कार्य किया गया। और एक अच्छे संविधान बनाने के बाद में, एक अच्छा संविधान बनने के बाद में आप देख रहे हैं कि भारत देश लगातार क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। जब देश आज़ाद हुआ था तब देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत ही क्या थी, कमज़ोर थी। लेकिन आज आप देखेंगे कि भारत अनेक क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़ चुका है। संघवाद, भारतीय संविधान के जो मुख्य लक्षण हैं उनमें पहला जो लक्षण पढ़ रहे हैं आपका पहला पॉइंट, संघवाद। इसका मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। भारत में एक से ज़्यादा सरकारें हैं, केंद्र सरकार, फिर राज्यों में अलग अलग राज्य सरकारें हैं और फिर स्थानीय सरकारें हैं जिनको हम नगर निगम और गाँवों के अंदर पंचायत बोलते हैं। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है और पंचायती राज स्तर है जो शासन का क्या है, तीसरा स्तर है। तो एक तो हो गई केंद्र सरकार और एक हो गई आपकी राज्य सरकारें। तो ये अनेक स्तर वाली सरकारें ये बताती है कि देश में संघीय व्यवस्था है। कक्षा 6 और 7 में आपने अपनी सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में जो पंचायती स्तर की जो संस्था हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ा है और उनके कामकाज को भी समझा है कि वो कौन कौन से कार्य करते हैं और किस प्रकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं। भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब ये था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठी मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले न लेने लगें। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि संपूर्ण जो देश का शासन है वो सब लोगों की सहमति से चलाया जाए। कुछ देश के लोग जो खाली दिल्ली में बैठे हैं उनके द्वारा ही शासन नहीं चलाया जाए, बल्कि सब देश के लोगों के माध्यम से, देश के प्रतिनिधियों के माध्यम से देश का शासन चलाया जाए। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर संघवाद को अपनाया गया है। इसके बाद में पेज नंबर 11 पर श्रीमान डॉक्टर अंबेडकर जी भारतीय संविधान के जनक कहलाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिलती है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि भले ही कानून बन गए हों, अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानूनों का संचालन स्वर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़कर शामिल हों, अर्थात अपने विकास के लिए वो लोक सेवाओं में भी दाखिल हों। इसके बाद में ये आप देखेंगे पेज नंबर आपका 12 है। पेज नंबर 12 पे आप आएंगे, यहाँ पर एक चित्र दिया है। सबसे पहले चित्र पे आप दृष्टिपात करेंगे, ये वाला चित्र आपका। इस चित्र में लोग अपना वोट डालने का जो अधिकार है उसका उपयोग कर रहे हैं और किस प्रकार से लाइनों में खड़े होकर अपने वोट का इंतज़ार कर रहे हैं और अपने वोट का उपयोग करके देश के विकास में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। पेज नंबर 12 आपका, इसको थोड़े बड़े पेज में यहाँ पर प्रदर्शित किया है। तो पहला हमारा जो लक्षण था वो था संघवाद, उसी को हम यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई है, केंद्र अपनी मनमर्जी न कर सके, इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था हमारे यहाँ पर
की गई है ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसले भी लिए जा सकें। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने की स्वायत्तता का अधिकार है। भारत के जो अलग अलग राज्य हैं वो अपने राज्यों के लिए कुछ निर्णय स्वयं ले सकते हैं, उनको इसकी आज़ादी है, स्वायत्तता है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है, और जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं उन पर निर्णय कौन करता है? केंद्र सरकार करती है, और उन निर्णयों को राज्यों को मानना होता है। कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई है, और राज्यों में और केंद्र में कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो, उनके कार्य बटे हुए हैं। इसके लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई है जिनमें जो अधिकार हैं और जो कार्य हैं वो बटे हुए हैं, जिनमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकती है। पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा, इसकी व्यवस्था भी हमारी संविधान में बताई हुई है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से भारत में एक संघीय व्यवस्था स्थापित की गई है जिसमें केंद्र, राज्य और पंचायत स्तर की सरकारें मिलकर देश का शासन चलाती हैं, और भारत एक संघ राज्य है। इसके बाद में विषय 2, संसदीय शासन पद्धति। हमारे देश में क्या है? संसदीय शासन पद्धति को अपनाया गया है। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। कक्षा 7 की किताब के शुरू में कांता की कहानी हमने पढ़ी थी, जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी हैं। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिक को वोट डालने का अधिकार देता है। भारत के संविधान में ये बताया गया है कि सभी वयस्क नागरिक जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है वो वोट डाल सकते हैं। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। सब लोगों को मौका मिलेगा तो जो औरत और मर्द का फर्क है वो भी समाप्त होगा, जाति वर्ग का जो भेद है वो भी समाप्त होगा। इसीलिए सबको मताधिकार प्रदान किया जाना चाहिए, जिसको वयस्क मताधिकार कहा गया, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा गया। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों को सीधी भूमिका होती है, यानी देश के प्रतिनिधियों के चुनाव में सभी लोग अपना मत देंगे। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेही होते हैं, और लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में आप इस पुस्तक की दूसरी इकाई में और विस्तार से पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से देखा कि हमारे देश में एक तो संघ है, हमारा देश एक संघ राज्य है, और दूसरी विशेषता पड़ी कि हमारे देश में संसदीय शासन पद्धति को अपनाया गया है, जिसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। अर्थात संपूर्ण जनता मिलकर देश के प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, और ये देश के प्रतिनिधि फिर देश का शासन चलाते हैं और देश की व्यवस्था को स्थापित करते हैं। इस प्रकार से आज की क्लास आपकी पूरी होती है। जय हिंद।